नमस्कार बच्चों, मैं बजरंगलाल आशा सरकार और वेदांता की CSI इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी बुक फिजिक्स क्लास 12th का चैप्टर 10। इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा और उसका भाग 4। बच्चों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई ऐसी एग्जाम नहीं जिसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया हो। तो आप एग्जाम की दृष्टि से 101% इसको मानकर चलिए कि ये एग्जाम में आने वाला है, जिसका नाम है LCR परिपथ। अब तक हमने बच्चों जो पढ़ा है उसमें हमने पहले केवल प्रतिरोध, केवल प्रेरकत्व, केवल संधारित्र के साथ पढ़ा। फिर हमने पढ़ा इनके कॉम्बिनेशन LR परिपथ और साथ में हमने लिया RC परिपथ। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि ज्यावक्रीय जो प्रत्यावर्ती धारा है उसे प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध के साथ हम नियंत्रित करते हैं। तो अब इन तीनों को एक साथ किस प्रकार से हम इनको नियंत्रित करते हैं वो कॉम्बिनेशन बनने वाला है। तो तीनों बातें, कौन सी तीनों बातें? पहली कि जब किसी परिपथ से प्रतिरोध जुड़ा होता है तो धारा और वोल्टेज एक दिशा में होते हैं। दूसरी, जब प्रेरकत्व जुड़ा होता है तो वोल्टेज आगे होती है। तीसरी, जब संधारित्र जुड़ा होता है तो वोल्टेज पीछे होती है। इन तीनों बातों के साथ हम आज पढ़ेंगे LCR परिपथ। तो बच्चों, कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आपके लिए एग्जाम में 101% आने वाला है। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं इसकी LCR परिपथ। बच्चों, हो सकता है कई बार इसको RLC नाम भी दिया जाता है, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की कहीं आवश्यकता नहीं है, क्योंकि R आप जानते हैं क्या होता है? प्रतिरोध होता है। L क्या होता है? प्रेरकत्व होता है। C क्या होता है? संधारित्र होता है। तो हमने इसे LCR, ये लीजिए L बना दिया यहाँ पर, साथ में सिंबल्स, L का सिंबल भी है, और ये हो गया C और ये हो गया R। तीनों को जोड़ना है किससे? एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ। प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत हम यहाँ लेते हैं V बराबर V0 sin ओमेगा t। ओके, और ये हमने इसको सीरीज में जोड़ दिया, और साथ में हम लिख देंगे नीचे कि प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है V बराबर V0 sin ओमेगा t के साथ श्रेणी क्रम में प्रेरकत्व L, संधारित्र C व प्रतिरोध R को जोड़ा गया है, जिनके सिरों पर विभवांतर क्रमशः है V0L, V0C और V0R। R किसको डिनोट करेगा? प्रतिरोध को। C किसको करेगा? संधारित्र को। और L किसको करेगा? प्रेरकत्व को। समझ गए बच्चों आप? इस कंसेप्ट के साथ हम आगे पूरे जो नोट्स हैं इसमें पढ़ने वाले हैं, और बिल्कुल समझ में आ जाएंगे बच्चों आपके। सबसे फर्स्ट कंडीशन, इस चैप्टर में हम 3 कंडीशन पढ़ने वाले हैं कि कहाँ वोल्टेज आगे है, कहाँ पीछे है, कहाँ बराबर है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं बच्चों फर्स्ट कंडीशन से। एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर परीक्षा में आपको ये पता न चले कि हम कौन सी कंडीशन करें, तो कई बार सीधा आ जाता है कि LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा का व्यंजक ज्ञात करें। और जैसे कि आप यहाँ 3 कंडीशन पढ़ रहे हैं तो आप कंफ्यूज जाओगे, सर हम कौन सी कंडीशन करें। उस केस में बच्चों आपको फर्स्ट जो कंडीशन है, यानी आप इससे कोई मोस्ट मान लीजिए, इसको ही आपको प्रायोरिटी देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि इसमें वोल्टेज क्या होती है? आगे होती है। ये बात समझ गए ना आप? अगर आपको पता नहीं चले कि कौन सी कंडीशन का उसमें ये कह दिया कि LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त करें या फेजर आरेख खींचिए, तो आपको फर्स्ट केस को ही प्रायोरिटी देनी है। तो बच्चों, फर्स्ट कंडीशन क्या है? VL > VC कि प्रेरकत्व वाली जो वोल्टेज है वो संधारित्र से क्या है? ज़्यादा है, संधारित्र वाली वोल्टेज से। या इसी का रूप है प्रतिरोध के रूप में XL, VC का है XC, और XL का सूत्र होता है ओमेगा L और XC का होता है 1/ओमेगा C। तीनों एक ही बातें हैं, लेकिन हमने तीनों ही लिख दिए ताकि आपके ध्यान रहे। XL > XC, VL > VC और साथ में ओमेगा L > 1/ओमेगा C। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब आ गया सबसे पहले वोल्टता सदिश आरेख, यानी उसमें LR में जो पढ़ा आपने वैसे कुछ यहाँ है। देखो, जैसे कि आपको पता है कि V0L हमने प्रेरकत्व के लिए लिया है, और ये हो गया V0C। ठीक है, या आप नोट लिखना चाहो लिख सकते हो, बाकी मेन टॉपिक आपका यहाँ से शुरू है। तो आपको पता है V0L - V0C। ठीक है, आप समझ गए? तो इसमें ज़्यादा मान किसका है? ज़्यादा मान है V0L का। तो हम जाएंगे अक्ष से ऊपर। ठीक है, तो ये लीजिए अक्ष से ऊपर कितना ज़्यादा है, ये लीजिए गैप V0L - V0C का परिणाम हो गया, परिमाण में आ गया। फिर ये हो गया V0R हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया इनका परिणामी, जिसको हम बोलेंगे V0 LCR। ठीक है, तो बच्चों ये तो हो गया कर्ण, इसको तो हम मानेंगे कर्ण, इसको मानेंगे आधार, और इसके संगत इसको मानेंगे हम लंब।
और हम निकालेंगे यहाँ से जो परिणामी वोल्टेज है उसके लिए मान। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो करंट स्क्वायर तो हो जाएगा वी नॉट एल सी आर का होल स्क्वायर, आधार हो जाएगा वी नॉट आर का होल स्क्वायर और लंब हो जाएगा वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का होल स्क्वायर। चलो देखते हैं इस प्रकार से, वी नॉट एल सी आर का होल स्क्वायर, वी नॉट आर का होल स्क्वायर, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का होल स्क्वायर। इसमें ध्यान रखना ये वी नॉट एल पहले आता है क्योंकि इसका मान ज़्यादा है, एल ज़्यादा है यहाँ सी से। अब बच्चों फिर से, यदि परिपथ का प्रतिरोध क्या है, आर है, प्रेरकत्व के लिए जो प्रतिरोध है वो है प्रेरक प्रतिघात अक्ष एल है, संधारित्र के लिए जो प्रतिरोध है वो है धारित्रीय प्रतिघात अक्ष सी है, वह परिपथ की जो संपूर्ण प्रतिबाधा है यानी टोटल जो प्रतिरोध है पूरे परिपथ का एलसीआर के लिए वो क्या है, वो जेड है। तो उस केस में हम क्या करेंगे बच्चों, ये मान निकालेंगे किसकी सहायता से, ओम के नियम की सहायता से। तो वी नोट बराबर आई नोट आर, ओम का नियम क्या होता है, वी बराबर आई आर। तो बच्चों पहले के लिए वी नोट बराबर आई नोट आर, ये तो हो गया प्रतिरोध के लिए। जब हम बात करें प्रेरक प्रतिघात के लिए तो यहाँ आ जाएगा एल, यहाँ आ जाएगा अक्ष एल। हम बात करें धारित्रीय प्रतिघात के लिए, यहाँ आ जाएगा सी और यहाँ आ जाएगा अक्ष सी, ठीक है। और टोटल जो पूरे परिपथ की बात करें तो यहाँ आ जाएगा एल सी आर, यहाँ आ जाएगा जेड। तो ये चार मान हो गए, इनको हम रख देंगे समीकरण 1 में, ठीक है बच्चों। तो रखते हैं, एक मान तो बच्चों ये आ गया, दूसरा यहाँ हो गया, एक मान ये हो गया, एक ही हो गया, ठीक है। अब बच्चों इनमें अगर आई नोट स्क्वायर को बाहर निकाला जाए तो वो इस आई नोट स्क्वायर को हटा देगा, कट कर देगा। तो आई नोट स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, क्या बचेगा, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस अक्स एल माइनस अक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर बच्चों इस स्क्वायर को हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। और ये आपके लिए एक शानदार सूत्र बन गया, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आएंगे और ये खुद भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि एलसीआर परिपथ के लिए परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजन ज्ञात करें। ये लीजिए प्रतिबाधा के लिए, समझ गए, बहुत ज़्यादा ये मोस्ट आपके लिए, या तो न्यूमेरिकल मिल जाएगा या ये खुद एज ए डेरिवेशन के रूप में आ जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं इसके कलांतर की, तो उसी चित्र में हम निकालते हैं लंब बटा आधार। तो लंब में तो आ जाएगा बच्चों वी नोट एल माइनस वी नोट सी अपॉन आधार में क्या है, वी नोट आर है। और अब इनके वी के जो मान रखते हैं ओम के नियम से वो रख देंगे आई नोट अक्स एल, भाई धारा गुणा क्या है, प्रतिरोध है। और यहाँ हो जाएगा आई नोट अक्स सी, वही धारा गुणा प्रतिरोध है, अपॉन वी नोट आर, धारा गुणा प्रतिरोध है। फिर आई नोट ऊपर कॉमन आएगा और नीचे वाला आई नोट से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्या बचेगा, अक्स एल माइनस अक्स सी बटा आर, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। और फिर हम इसको 10 को इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 बराबर 10 इनवर्स अक्स एल माइनस अक्स सी बटा आर। ओके बच्चों, समझ में आया। तो ये हो गया साथ में कलांतर का मान, तो यहाँ से भी न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों। अब बच्चों हम पढ़ेंगे वीटी वाईटी ग्राफ। वीटी वाईटी ग्राफ क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा का समय के साथ आरेख। तो बच्चों फिर से वही कंडीशन है, प्रेरकत्व यहाँ प्रभावी रूप से है, प्रेरकत्व का मान यहाँ ज़्यादा है तो वोल्टेज क्या कहाँ होगी, आगे होगी, धारा पीछे होगी। तो ये देखिए आप, वोल्टेज तो वही है जहाँ थी, लेकिन धारा को हमने ले लिया नीचे, धारा क्या है वोल्टेज से पीछे देखो, ठीक है, ये होगी धारा के लिए। और वोल्टेज का आयाम देखो, और ये हो गया धारा का आयाम। तो वोल्टेज का आयाम क्या करना, आपको ज़्यादा रखना है और धारा का कम रखना है। ये बन जाएगा आपका वीटी बाई आई टी ग्राफ, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण जो अक्सर आप लोगों के समझ से बाहर हो जाता है वो है फेजर आरेख, लेकिन बहुत ही आसान है। आपने इसका वोल्टता सदिश आरेख देखा था ना, अगर वो याद है तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा। चलो कैसे, देखो वोल्टता सदिश आरेख, जो मैंने वोल्टता सदिश आरेख बनाया था ना उसको थोड़ा सा घूर्णन कला में दिखाओ, क्योंकि फेजर आरेख का मतलब ही होता है घूर्णन कला में, घूर्णी सदिश आरेख, ठीक है। चलो मैं उसको तिरछा घुमा रहा हूँ, किसको, वोल्टता सदिश आरेख को। ये लीजिए, ये हो गया वी नोट आर, ये हो गया वी नोट सी, ये हो गया वी नोट एल, और जो परिणामी वोल्टेज है इसको देखते हैं परिणामी वोल्टेज को, एक मिनट, इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये सीधा चला गया, इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ करना है, ये हटा नहीं बच्चों, फिर से हटाते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं। फिर देखो बच्चों ये हो गए यहाँ पर परिणामी वोल्टेज के लिए वी नोट एल सी आर, ठीक है, और यहाँ है 5, ठीक है। और ये हो जाएगा बच्चों अक्स अक्स, और ये हो जाएगा इसका वाई अक्स, और ये बन गया आपका फेजर आरेख। कोई इसमें आपकी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो फिर मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखो
ये हो गया अक्स अक्स दिख रहा है, और ये हो गया इसमें वाई अक्स। अब ये वी नोट आर है, ये वी नोट सी है, ये वी नोट एल सी आर है, और ये वी नोट एल है, जिसमें आपने देखा था वोल्टस इस आरेख में वी नोट एल सी आर और वी नोट आर के बीच का कोण कितना है, फाई है ना, फाई है। अब मेरी फिर से वो बात याद करो जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, कौन सी, कि वी नोट एल सी आर यानी परिणामी वोल्टेज जो है ना, परिणामी वोल्टेज और वी नोट आर के साथ जो एंगल होता है आपका वी नोट एल सी आर परिणामी वोल्टेज है ना, तो अक्स अक्स का है ये रहा, तो इनके बीच की कला कितनी होनी चाहिए, ओमेगा टी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी धारा यहाँ ना वी नोट आर और अक्स के बीच की कला, तो यहाँ प्रेरक तो जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसकी कला आनी चाहिए ओमेगा टी माइनस थीटा धारा के लिए। तो देखो ये फाई है, थीटा मतलब यहाँ फाई से है, तो ये कितना बचेगा यहाँ, ये वाला, ये बचेगा ओमेगा टी माइनस फाई। बिल्कुल सही है, आसान सही है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है बच्चों प्रतिबाधा सदिश आरेख। तो जो वोल्टता सदिश आरेख है उसमें जहाँ वोल्टेज के मान थे वहाँ उनके संगत प्रतिरोध आ जाएंगे। जैसे आर वी नोट आर है ना, उसकी जगह आ जाएगा आर, वी नोट एल की जगह आ जाएगा अक्स एल पैनिक प्रतिघात, वी नोट सी की जगह आ जाएगा अक्स सी धारित प्रतिघात, और वी नोट एल सी आर की जगह आ जाएगा कैपिटल जेड पूरे परिपथ की प्रतिबाधा, ठीक है। चलो ये इसमें रख देते हैं अपन मान। तो देखो यहाँ था वी नोट एल माइनस वी नोट सी, क्लियर। तो यहाँ आ गया अक्स नोट एल माइनस अक्स नोट सी। तो बच्चों ये अक्स नोट एल नहीं है, इसको आपको अक्स एल ही पढ़ना है, ये अक्स एल माइनस हो गया अक्स सी हो गया, ठीक है। और वैसे अगर ये लिखते हो तब भी कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको समझ जाओगे कि ये अक्स एल है, प्रेरिक प्रतिघात है, और यहाँ आ जाएगा आर, यहाँ आ गया जेड, और यहाँ आ गया अक्स नोट सी, ठीक है। आप अक्स नोट सी बोल दें या अक्स सी बोल दें, वैसे इसको अक्स सी से लिखते हैं, ठीक है। नोट नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये हो गया प्रतिबाधा सदिश आरेख। तो बच्चों ये हो गई फर्स्ट कंडीशन, मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होगी, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कमी है तो कोई दिक्कत नहीं, ये उसी की भाई है, मतलब उसमें जहाँ जो कार्य अक्स अक्स के ऊपर हुआ था वो अब यहाँ अक्स अक्स के नीचे होने वाला है, क्योंकि उसमें प्रेरक तो प्रभावी था, उसमें प्रेरकता का मान ज़्यादा था। यहाँ देखिए आप, यहाँ वी एल लेस देन वी सी है, उसमें वी एल ग्रेटर देन था, तो प्रेरकता का मान ज़्यादा था, तो प्रेरक तो प्रभावित था, वोल्टेज आगे थी। लेकिन यहाँ वी सी यानी जो संधारित्र की जो वोल्टेज है वो यहाँ ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ धारिता प्रभावी होगी, और धारिता प्रभावी होगी तो धारा आगे होगी, वोल्टेज पीछे रहेगा, ठीक है। और अक्सर ग्रेटर देन अक्सी है, और ओमेगा एल लेस देन 1 ओमेगा सी, ये है आपकी स्थिति सेकंड। चलो स्थिति सेकंड को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले बनाएंगे वोल्टता सदिश आरेख। तो वोल्टता सदिश आरेख देखिए आप, ये तो आपके मान आएगा नीचे क्यों आएगा, क्योंकि इस बार धारिता वाला मान क्या है बच्चों, प्रभावी है। तो धारिता वाला मान प्रभावी है, तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ से वी एल वी सी, तो 0 वी सी माइनस वी एल, तो वी सी के लिए हमने ये रख दिया यहाँ पर वी नोट सी माइनस वी नोट एल, और वी नोट सी वी नोट एल वी नोट आर वी नोट एल सी, आई हो जाए परिणामी वोल्टेज। तो बच्चों अब देखो इसके अंदर ये तो हो जाएगा आपका कर्ण, ठीक है, कर्ण, ये हो जाएगा क्या, आधार, और ये हो जाएगा लंब, और हम निकालेंगे यहाँ परिणामी वोल्टेज के पद। कैसे निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर हो जाएगा वी नोट एल सी आर का होल स्क्वायर, आधार हो जाएगा वी नोट आर, और ये हो जाएगा वी नोट सी माइनस वी नोट एल का होल स्क्वायर, और कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा वी नोट एल आर सी का होल स्क्वायर, वी नोट आर स्क्वायर प्लस वी नोट सी माइनस वी नोट एल का होल स्क्वायर। अब बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे ना यहाँ से, तो एक स्टेप और आएगी, ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा और ये वर्गमूल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो अपन आगे लिख देंगे। यदि परिपथ में प्रतिरोध क्या बच्चों, आर मान लिया, प्रेरकत्व का जो प्रतिरोध है प्रेरिक प्रतिघात हो गया, संधारित्र के लिए जो प्रतिरोध है वो हो गया धारित प्रतिघात अक्षीय हो गया, और पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध है उसे हम कहते हैं संपूर्ण प्रतिबाधा जेड मान लेते हैं। जेड मान लेते हैं तो ओम के नियम से फिर इनको फिर से तैयार करते हैं। सेम कंडीशन है, वी नोट आर के लिए धारा गुणा प्रतिरोध आई नोट गुणा आर, एल के लिए प्रेरकत्व के लिए यहाँ आ जाएगा एल, यहाँ आ जाएगा अक्सएल। सूत्र वही है, ओम के नियम से वी बराबर आई आर, आर की क्या आ गया अक्सएल आ गया, यहाँ सी है तो यहाँ क्या आ जाएगा अक्सी आ जाएगा धारा गुणा प्रतिरोध के रूप में, या एल सी आर है तो यहाँ टोटल प्रतिरोध आ जाएगा जेड। अब बच्चों ये हो गया चारों मान, ठीक है। अब इन चारों मानों को हम रख देंगे समीकरण 1 में, ये आपका समीकरण 1 है।
तो रखते हैं मान, तो मान रखते हैं बच्चों ये बन गया I0 Z का होल स्क्वायर, I0 R का होल स्क्वायर, कोष्टक में I0 अक्स सी माइनस I0 अक्स एल का होल स्क्वायर। अब ये बच्चों यहाँ सोल्व करते हैं, तो I0 स्क्वायर यहाँ से बाहर निकालेंगे, आप इनमें से कॉमन आएगा, कॉमन आकर वो इसको कट कर देगा क्योंकि वो इसके बट्टा में आएगा, और I0 स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा। क्या बचेगा, Z स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस अक्स सी माइनस अक्स एल का होल स्क्वायर। और ये आ गया आपका शानदार सूत्र। इस सूत्र को दिमाग में फिट कर लीजिए। उसमें अक्स एल पहले आया था, इसमें अक्स सी पहले आया क्योंकि यहाँ अक्स सी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, समझ गए आप। तो R स्क्वायर प्लस अक्स सी माइनस अक्स एल का होल स्क्वायर, ये बच्चों क्या है, ये परिपथ की संपूर्ण प्रतिबाधा का व्यंजक है। बच्चों इसको दिमाग में आप फिट कर लीजिए। अब निकालते हैं कलांतर। तो कलांतर कैसे निकालेंगे, उसी चित्र में वोल्टा सदिश आरेख में आप निकालेंगे tan फाई बराबर लंब बट्टा आधार। तो लंब का मान तो है V0 C माइनस V0 L जो नीचे की ओर है, बट्टा क्या है भाई, सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, आधार में क्या आ जाएगा V0 R। फिर इनके मान रख देंगे अपन, I0 अक्स C, I0 अक्स L और I0 R। फिर यहाँ से I0 कॉमन आएगा, तो I0 नीचे वाले I0 को क्या करेगा, कट कर देगा। क्या बचेगा, अक्स C माइनस अक्स L बटा R, और यहाँ से एक स्टेप और ले लेंगे तो आ जाएगा फाई बराबर tan इनवर्स, क्या आएगा बच्चों, tan इनवर्स अक्स C माइनस अक्स L बट्टा R। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया, ये कलांतर आ गया। तो परिपथ की प्रतिबाधा व्यंजक हो गया, और बाद में क्या आ गया, ये कलांतर का मान आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बनाते हैं VT व IT ग्राफ। आपको पता होना चाहिए संधारित्र के लिए जो धारा है वो आगे होती है, वोल्टेज पीछे होती है। चलो बनाते हैं। तो देखो वोल्टेज तो बच्चों वही है जहाँ थी, ठीक है, और धारा देखो आगे। अब हमने धारा को यहाँ शुरू किया है। यहाँ शुरू क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर जो धारिता वाला फैक्टर है वो प्रभावी है, और जहाँ धारिता वाला फैक्टर प्रभावी होता है वह धारा वोल्टेज से आगे होती है। लेकिन आयाम देखो, आयाम वोल्टेज का ज़्यादा रखा है हमने और धारा का कम रखा है, ठीक है, इसको आप समझ लेना अच्छे से। तो ये बन गया बच्चों VT व IT ग्राफ, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टता व प्रत्यावर्ती धारा का समय के साथ ये क्या है, ग्राफ है। अब बच्चों फिर से आ गया फेजर आरेख। बिल्कुल मत घबराओ आप, अब आपको सिखाते हैं। वोल्टता सदिश आरेख बनाया आपने, वो समझ में आया था ना, उसको घुमा दो, यहाँ तिरछा घुमा दो, जैसे मैं अब इसको घुमा रहा हूँ। चलो घुमाते हैं बच्चों इसको। यहाँ लिखा हुआ था V0 C माइनस V0 L, और ये हो गया V0 R, ठीक है, और क्या था बच्चों उसमें, ये हो गया आपका इसमें V0 LCR, यहाँ था फाई, ये क्या, और यहाँ था डॉट डॉट, ऐसे डॉट डॉट लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ था आपको सर, यहाँ V0 L तो रह गया, यहाँ V0 C, ठीक है। अब बच्चों देखो इसमें क्या करना है, एक तो बनाना आपको अक्ष अक्ष, ये लीजिए अक्ष अक्ष, और ये हो गया आपका वाई अक्ष, और ये बन गया आपका फेजर आरेख। आप अगर फेजर आरेख का सीखने का तरीका ये है कि आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करें और इसको रफ कॉपी में 2-3 बार आप इसको बनाकर देख लें, सीख जाएंगे। चलो आपको आगे बताता हूँ। ये देखो, ये हो गया अक्ष अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। अब देखो बच्चों मैंने क्या बताया, परिणामी वोल्टेज का अक्ष अक्ष के साथ कितना कोण होना चाहिए, ओमेगा टी, ये लीजिए ओमेगा टी। फिर बात करते हैं धारा की, तो धारा मिलेगी आपको V0 R के साथ, V0 R के संगत, तो V0 R का अक्ष अक्ष के साथ कितना कोण होना चाहिए, तो यहाँ कितना बन रहा है, ओमेगा टी प्लस फाई। तो इसका मतलब ये सही है, क्योंकि जो इसमें धारा है वो क्या है, आगे है, तो आगे तो धारा के लिए यहाँ क्या आएगा, प्लस फाई आएगा, और पिछले वाले में क्या था, ओमेगा टी माइनस फाई था, इसमें ओमेगा टी प्लस फाई है। तो बच्चों ये हो गया फेजर आरेख। बिल्कुल बच्चों आप फेजर आरेख की प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि फेजर आरेख ही आपको इस चैप्टर में दुविधा देते हैं, और इस फेजर आरेख के नाम से आप में घबराहट आ जाती है, तो उसको आप दूर कर लीजिए बिल्कुल आसान से ही। वोल्टा सदिश आरेख को ही क्या है, घूर्णन कला में घुमाना है अक्ष अक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष, ठीक है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब बच्चों फिर से आ गया प्रतिबाधा सदिश आरेख, तो ये भी वोल्टा सदिश आरेख का ही रूप है। इस क्या करना आपको, यहाँ उसमें लिखा होता है V0 L, आपने कर दिया अक्ष नोट L, अक्ष L भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। फिर यहाँ था V0 C माइनस V0 L, तो बच्चों यहाँ आ जाएगा अक्ष C माइनस अक्ष L, कोई दिक्कत नहीं है भी। और यहाँ था V0 C, तो यहाँ हमने कर दिया अक्ष नोट C, ये अक्ष C है, दायित्व प्रतीघात है, और यहाँ आ गया परिपथ की प्रतिबाधा का टोटल मान Z, संपूर्ण परिपथ की क्या है, ये प्रतिबाधा है Z। तो बिल्कुल आसान सा है बच्चों ये, ठीक है। तो ये होगी इसकी सेकंड कंडीशन।
अब बच्चों हम पढ़ते हैं स्थिति थर्ड। तो स्थिति थर्ड में बच्चों क्या है, वी एल बराबर वी सी, एक्स एल बराबर एक्स सी या ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी, यानी न तो प्रेरकत्व प्रभावी है और न धारिता प्रभावी है, अब प्रतिरोध प्रभावी है, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। और इसे साथ में बच्चों ये दिमाग में आप फिट कर लीजिए बात, ये बात आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। इसे कहते हैं अनुनाद की शर्त। आप बताएंगे कि जब प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल और धारित प्रतिघात दोनों के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो उस स्थिति को हम कहते हैं अनुनाद की शर्त। किसके लिए, एलसीआर परिपथ के लिए। तो बच्चों पहले बनाएंगे वोल्टा सदिश आरेख। अब देखो बच्चों, उसमें फर्स्ट कंडीशन में ऊपर बना था और सेकंड में नीचे की ओर बना था। अब दोनों में न ऊपर न नीचे, बीच में ये देखो, क्योंकि न तो एल ज़्यादा है न सी ज़्यादा है, तो परिणामी वोल्टेज कहाँ बचेगी, केवल प्रतिरोध की स्थिति में बचेगी। ये आ गया। तो फाई बना क्या, नहीं बना। तो फाई नहीं बनेगा तो साइन ओमेगा टी माइनस फाई जो आया था वो ओमेगा टी ही रहेगा, माइनस फाइव भी नहीं आएगा। और ओमेगा टी प्लस फाइव आया था तो प्लस फाइव भी नहीं रहेगा, केवल ओमेगा टी रहेगा। तो आई बराबर आई जो साइन ओमेगा टी रहेगा। फिर भी चलो इसका मान निकालते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं ये दोनों मान क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो वी नोट एल सी आर बराबर क्या हो जाएगा, वी नोट आर, और प्लस जो हमने रखा था वी नोट एल माइनस वी नोट सी, जो भी हमने किया वी नोट सी माइनस वी नोट एल, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये देखो आप वी एल बराबर वी सी, तो वी एल माइनस वी सी बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आगे का स्टेप हट जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया समीकरण नंबर 1 कर लिया इसको, वी नोट एल सी आर बराबर वी नोट आर। फिर मान लेते यदि परिपथ का प्रतिरोध R है और परिपथ की प्रतिबाधा Z है, तो अब इसमें एक्सएल भी नहीं है और एक्सी भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दोनों बराबर हैं। तो एक्सएल माइनस एक्सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओम के नियम से बच्चों सोल्व किया इसको, तो वी नोट आर बराबर आई नोट आर और वी नोट एल सी आर बराबर आई जीरो जेड हो गया, यानी यहाँ आ जाएगा आर, यहाँ आ जाएगा जेड। दोनों मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो दोनों मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 से क्या आएगा, वी नोट एल सी आर बराबर वी नोट आर। तो देखो बच्चों आई जीरो जेड दोनों मान लिए और आई जीरो आर, आई जीरो से आई जीरो कट गया, क्या आ गया, जेड बराबर आर। तो अनुनाद की अवस्था में परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है ना, वो प्रतिरोध के बराबर होती है। ध्यान रखना बच्चों आप ये बात, परिपथ की प्रतिबाधा किस अवस्था में प्रतिरोध के बराबर होती है, परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होती है। तो आप कहेंगे अनुनाद के साथ जब अक्सल बराबर अक्षीय होता है। ठीक है, अब बच्चों कलांतर की बात करें तो लंब तो इसमें बन ही नहीं रहा, लंब नहीं बनेगा तो बच्चों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0/1 0 होता है ना, और 5/10-0, ये आ गया 5 बराबर 0 डिग्री आ गया। तो ये हो जाएगा बच्चों कलांतर, जिसका मतलब है कि दोनों वोल्टेज विधायक दोनों क्या हैं, एक ही दिशा में हैं। अब बच्चों पढ़ते हैं वीटी व आईटी ग्राफ। कोई दिक्कत आपको इसमें आएगी नहीं, क्योंकि वीटी व आईटी ग्राफ में जो फाई है वो तो है ही नहीं, तो दोनों क्या हो गए, दोनों एक ही सिद्ध में हो गए। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि धारा का जो आयाम है ना, वो वोल्टेज से थोड़ा सा कम रखना है। तो देखो वी तो ये हो गया बच्चों, और धारा देखो सेम इसी बिंदु से आएगी, क्योंकि दोनों एक ही सिद्ध में है, लेकिन थोड़ा सा नीचे रखना आपको इसको, धारा को, क्योंकि धारा का आयाम कम होता है और वोल्टेज का ज़्यादा होता है। ये वोल्टेज का हो गया, ये धारा का हो गया। ठीक है, तो ये बन गया आपका प्रत्यावर्ती वोल्टा व प्रत्यावर्ती धारा का समय के साथ आरेख। बिल्कुल आसान सा बच्चों। अब आ गया फेजर आरेख। तो फिर से जो वोल्टा सदिश आरेख है उसको तिरछा घुमाना है। चलो घुमाते हैं। क्या था आरेख, आरेख था कुछ इस प्रकार से, वी नोट एल वी नोट सी, बीच में था वी नोट आर और यहाँ था वी नोट एल सी आर, और यहाँ बता दो अक्स अक्स, यहाँ घुमा दो वाई अक्स। ये बन गया आपका फेजर आरेख। फिर दूसरी बात आपसे कही गई थी कि वी नोट एल सी आर जो परिणामी वोल्टेज है वो अक्स के साथ कितने कोण पर होनी चाहिए, ओमेगा टी पे होनी चाहिए। बिल्कुल ओमेगा टी पर है। फिर जो धारा वो कहाँ मिलेगी, वो वी नोट आर के संगत मिलेगी। तो वी नोट आर के संगत अक्स के साथ कितना कोण बनेगा, बिल्कुल ओमेगा टी बनेगा। तो हमारी बात सही हो गई कि दोनों के कोण क्या सेम है, धारा का भी उतना ही है और वोल्टेज का भी उतना ही है। तो ये बन गया बच्चों आपका फेजर आरेख। तो बिल्कुल बच्चों ये फेजर आरेख भी बिल्कुल आसान है। तो पहले शुरुआत के जो दूसरा वीडियो था उसमें 3 फेजर आरेख थे, और उससे पिछले वाले में थे आपके 2 थे, और 3 बच्चों ये हो गए। अब ये इन सब के आप क्या कर लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी आपको समस्या हो वीडियो को पॉज कीजिए और उसको देखिए। अब बच्चों प्रतिबाधा सदिश आरेख। तो वोल्टेज का जो सदिश आरेख है वैसे बनेगा, जैसे यहाँ था वी नोट एल, तो यहाँ आ गया अक्स नोट एल, अक्स एल लिख देना बच्चों, वैसे एक ही बात है। और
अक्स नोट सी है, वहाँ था वी नोट सी, तो यहाँ जाएगा अक्स सी। और बच्चों ये आपका जेड और आर, यानी वी नोट आर के लिए हो गया आर, और यहाँ था वी नोट एल सी आर, उसके लिए क्या आ गया जेड। यानी हमें प्रतिबाधा से सारे का मतलब क्या है, जहाँ वोल्टेज है वहाँ उसके संगत प्रतिरोध के मान दिखाने हैं कि किसका प्रतिरोध क्या है। जैसे आर का संगत प्रतिरोध कैपिलारी होता है, एल का संगत प्रतिरोध अक्स एल होता है प्रेरक प्रतिघात, सी के संगत जो प्रतिरोध होता है वो होता है अक्स सी, जिसे हम कहते हैं धारितीय प्रतिघात, और जो टोटल जो परिणामी वोल्टेज होता है उसके संगत जो प्रतिरोध होता है वो होती है उस परिपथ की, संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा जेड। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार से हमने आज एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा है एलसीआर। ठीक है, अब उस पर न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं तो उसमें से एक एग्जाम्पल हमने लिया है, जो देखते हैं। एग्जाम्पल आपकी किताब का 10.18 का एग्जाम्पल है, निम्न परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता की गणना कीजिए। देखो एक एल दिया हुआ है और एल की जो वोल्टेज है वो 40 वोल्ट है, संधारित्र दिया हुआ है उसकी वोल्टेज 80 वोल्ट है, और प्रतिरोध है उसकी वोल्टेज 40 वोल्ट है, और इसको जोड़ा गया है किससे, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत V बराबर वीजियो साइन ओमेगा टी से जोड़ा हुआ है श्रेणी क्रम के अंदर। चलो सॉल्व करते हैं। वोल्टता निकालनी है पूरे परिपथ की, तो पूरे परिपथ की प्रभावी वोल्टेज हो गई VRMS, प्रभावी मान होता है VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर, जो परिणामी वोल्टेज निकालते हैं ना वहाँ से निकाल रहे हैं। तो मान लीजिए VR का मान लीजिए 40, VC का 40, VL का 40, सोल्व कर लीजिए। 40 का होल स्क्वायर 40 का होल स्क्वायर 40√2 और 56.56 वोल्ट। बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से सुने और देखें, क्योंकि इस वीडियो से 100% क्वेश्चन आता है, 101% मान लो आप तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब बच्चों इसी चैप्टर का एक और भाग जो इसमें आने वाला है, जो एलसीआर आपने पढ़ा है, इस एलसीआर परिपथ की हम गणितीय विवेचना करेंगे, जो थोड़ी जटिल तो है, लेकिन अगर आप उसको एज ए कंसेप्ट समझते हो और सारे वीडियो अगर आप देखते हो तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगी बच्चों, आसान हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।